क्वेश्चन है मतलब न्यूक्लियस ऑफ एन atom of carbon 14 is represented by 14 is mass number and 6 is the proton number. Okay, describe the structure of an atom of carbon 14. Structure of an atom of carbon 14 में आप कर दोगे कि the structure of an atom of carbon 14 लिखो उसको जो describe का है ना. The structure of an atom of carbon 14 contains 6 number of protons, 6 number of electrons, and 8 number of neutrons. 6 number of protons, 6 number of electrons, and 8 number of neutrons. ठीक है, क्लियर? देखो जहाँ डिस्क्राइब का है वो एक्सप्लेन डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एक्सप्लेन का है वो समझाना पड़ेगा, ना लिस्ट का है वो लिस्ट करना, स्टेट का है वो छोटा सा करना। ये जहन में रखना हमेशा, वर्ड्स की बड़ी अहमियत है। डिस्क्राइब का और तुमने सिर्फ लिख दिया ना कि प्रोटॉन इक्वल्स टू 6, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6 और न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 8, तो तुमने शायद पूरे मार्क्स ना देना, 2 मार्क्स दे देते। ठीक है, चलते हैं आगे। कार्बन हैज सेवरल आइसोटोप्स. Describe in terms of the particles within the nucleus how isotopes are different from one another. Describe in terms of the particles within the nucleus how isotopes are different from one another. अच्छा भाई, डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पर लिखें in terms of particles within nucleus isotopes differ from one another in terms of particles within the nucleus. Isotopes differ from one another due to different number of neutrons. Due to different number of neutrons. ठीक है, लिख चुके? हेलो, ऐसे लिख लिया तुमने? इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? द सेम एज वन अनदर. क्या पूछ रहे हैं? हाउ आइसोटोप्स आर सेम एज वन अनदर. आइसोटोप से कैसे पता चलता है कि ये किसी एक ही एलिमेंट के आइसोटोप हैं? तो ये आप देख सकते हो फ्रॉम द प्रोटॉन नंबर. इसमें आप लिखोगे कि इट कैन बी सीन बाय कंपेयरिंग बाय हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, having the same number of proton. यदि कार्बन है तो कार्बन के जितना आइसोटोप होंगे सबका प्रोटॉन नंबर 6 ही होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है. कार्बन 14 decays by beta emission to a stable isotope of nitrogen. ठीक है, कार्बन 14 decays by beta emission to a stable isotope of nitrogen. Carbon 14 has a life cycle of 700 years. Sorry. Carbon 14 has a half-life of 5700 years and is used to find the age of objects by carbon dating. ये प्रोसेस होता है जब कोई भी ट्री या कोई ह्यूमन कोई भी जो डेड होता है तो उस दिन से उसके अंदर जो प्रेजेंट कार्बन 14 होता है वो डिटेरिएट होना शुरू होता है और वो एक रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है. तो आप उससे अंदाजा लगाते हो कि कितना कार्बन उसमें मौजूद है, उससे अंदाजा लगाते हो कि भाई ये कितना पुराना था, ये दरख्त था या कोई इंसान था. ठीक है, आगे चलते हैं.
A pure sample of carbon-14 initially contains 8 into 10 to the power 20 atoms. Initially, इतने थे ये parent nucleus. Calculate the number of atoms of carbon and nitrogen present in the sample after 11,400 years. Okay, 11,400 years के बाद कार्बन के कितने एटम्स रह गए और नाइट्रोजन के कितने रह गए. अब देखो कार्बन 14 डीके होता है, बीटा एमिशन करता है और नाइट्रोजन के स्टेबल आइसोटोप में कन्वर्ट होता है. इसका मतलब नाइट्रोजन क्या हुआ, नाइट्रोजन डॉटर न्यूक्लियाई हुआ और कार्बन क्या हुआ, कार्बन पेरेंट न्यूक्लियाई हुआ. ठीक है, तो आपने देखा कि भाई आप ये देखें कितनी हाफ लाइफ गुजरी, इसके ऊपर ही चेक करना. 11,400 को डिवाइड करने 5700 तो आपको नंबर ऑफ लाइफ हाफ लाइफ मिल जाएंगी. ये हम कर लेते हैं. 11,400 divided by 5700. तो here come to 2 हाफ लाइफ. ठीक है, यानी कि 2 हाफ लाइफ गुजर गई तो 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया होगा कार्बन. यानी कार्बन के कितने थे शुरू में 8 into 10 to the power 20 ना, तो इसको डिवाइड बाय 4 करें आप तो 2 हाफ लाइफ गुजर गई ना. पहली हाफ लाइफ एक हाफ लाइफ गुजरी तो डिवाइड बाय 2 करते हैं. 8 into 10 to the power 20 को डिवाइड बाय 4 करें, क्या बनता है बताइए. हेलो, बताइए बेटा. अच्छा, हमने ये कर लिया पार्ट दोनों. अनफॉर्चुनेटली ये वाला पार्ट मेरा रिकॉर्ड नहीं पाया था. Explain why carbon 14 is not used to find the age of a piece of coal that has been in the ground for millions of years. कह रहे हैं कि कुछ अगर कोल के पीसेस हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के ग्राउंड के अंदर हैं, उनको क्यों नहीं यूज किया जा सकता कार्बन 14 आइसोटोप को देखते हुए उनकी एज की फाइंड की जा सकती. क्या रीजन होगा? एनी आइडिया? देखो इस पे हम कहेंगे कि many half lives of carbon must be passed in millions of years. ठीक है, due to which negligible amount of carbon atoms are present, to which cannot determine the actual age of the coal. ठीक है, अब लिखोगे as many half lives passed in millions of years, due to which very few या negligible number of carbon atoms remains, which cannot give the actual age of the coal. क्योंकि कार्बन की 5700 ईयर्स जो है वो है हाफ लाइफ. अब मैक्सिमम 10 हाफ लाइफ अगर गुजर गई तब वो कार्बन जीरो के करीब करीब होगा. जीरो कभी भी नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है. लेकिन मिलियंस ईयर्स गुजर गए तो माइन्यूट मतलब 1 2 3 पार्टिकल हो रहे होंगे, 10 पार्टिकल होंगे, वो आपको नजर भी नहीं आएंगे, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे और वो एक्चुअल आपको वैल्यू भी ना बता पाएंगे. तो ये उनमें ये डिसएडवांटेज है. कार्बन को मिलियन ईयर्स पुरानी चीजों के फायदा नहीं होता. ठीक है, आगे चलें. A teacher set up the apparatus as shown in figure 11.1. Radioactive source emitting beta particles. ठीक है, ये लाइट के बॉक्स में रखी हुई है. इसके आगे 6 mm दूर जो है डिटेक्टर है, फिर उससे आगे जो है वो काउंटर है. ठीक है भाई, क्या किया हमने. The teacher also has available a number of sheets of aluminum, each of is 1 mm thick. Describe how the apparatus and the sheets are used to demonstrate that beta particles are stopped
by 5 millimeter in your account, make clear how the background count is measured and used. देखो भाई 4 मार्क्स का, ठीक है? और आपको क्या देखना है, बीटा पार्टिकल की वो स्टॉप करने का तरीका, ठीक है? सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप तो भाई द टीचर स्टार्ट लिखना शुरू करो 4 मार्क्स का। द टीचर places the sheets नहीं सबसे हाँ ठीक है, places the sheets between radioactive source and the detector just after taking initial count of radioactive source without these sheets. And check the difference in the counter readings. Check the difference in the counter readings. Difference in the counter readings after subtracting the background radiations. After subtracting the background radiations. That difference will give you the number of beta particles present in the radioactive source. Presented in the radioactive source, which I stopped. I'll stop. You do sheets. ठीक है? चुके सब लोग? So, लिख लिया? हेलो? जी सर। यस सर। पढ़ लो एक बार, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Suggest why the lead in figure 11.1 is placed around the radioactive source during the demonstration. तो ये इसका तो सिंपल सा आंसर है, क्या होगा बताओ? ताकि दूसरे रेडियो पार्टिकल्स गुजर पाए। क्या बोल रहे हो?
ताकि दूसरे पार्टिकल्स ना गुजर पाए। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? किस तरह लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि in order to preserve the radioactive particle inside the box, lead box is used as gamma rays cannot be stopped other than that. Okay? लिख लिया? जी सर। इस क्वेश्चन को करो अभी क्लास में, 10 मिनट दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन करो। भी सिमिलर है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक पार्ट ऐसा है जिधर तुम लोग हेल्प चाहिए होगी मेरी। स्टार्ट करो, टाइम दे रहा हूँ 10 मिनट्स। ठीक है? As hospital laboratory uses a sample of radioactive isotope iodine, iodine का proton number 53, mass number 131. Describe the structure of the nucleus of an atom of this isotope. अब देखो इसमें क्या आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसमें अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं मूजना का भी, और ऐसा ना आप साथ साथ सॉल्व करते जाओ उसको। इसमें हम कहते हैं कि देयर आर 53, आपने क्या लिखा है? 53 number of 53 protons. There are 53 number of protons, ये हम लिखेंगे, and electrons, okay, and 78 number of neutrons. कैसे पता चला? 131 में से आपने 53 को माइनस किया, मास नंबर द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपने इसमें से माइनस किया तो विल बिकम 78। ओके, सेकंड पार्ट कहता है सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन अ रेडियोएक्टिव डिके। रेडियोएक्टिव डिके की आप डेफिनेशन देंगे यहाँ पे, द रैंडम इमिशन ऑफ unstable nuclei and emission of particles अब अल्फा बीटा गैमा बेटा लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख दिए चलो अच्छी बात है, बस आप लिख दो कि द रैंडम इमिशन। इसमें इसकी बेस्ट डेफिनेशन पता है क्या? इसकी बेस्ट डेफिनेशन है, इट इज द स्पॉन्टेनियस। रैंडम से पहले वर्ड यूज होगा स्पॉन्टेनियस। रैंडम तो होता है लेकिन स्पॉन्टेनियस जरूरी नहीं लिखना है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस को नहीं इमिट करती। ठीक है, जी सर। इट इज द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम इमिशन of particles, invisible particles and rays from the atom of, from the unstable, from the nucleus of, from the nucleus of certain elements, from the nucleus of certain elements which are unstable. आगे चलते हैं। The count in 1 minute from the source is measured several times. Okay, the count in 1 minute from the source is measured several times. So here 8.1 shows the reading obtained. 8.1 में 4 readings दी हैं. Suggest why the readings are different. तो सिंपल सा क्या आंसर होगा? आपने क्या लिखा है? Because some random emissions as particle indicated each time within. सर ये सिंपल आप इसके अंदर लिख देंगे, these readings are different because the radioactive decay process is random. ठीक है, रैंडम है तो इनके अंदर कोई वो नहीं होगी, कंटिन्यूटी नहीं होगी। सही, लास्ट पार्ट आप क्या दिए नहीं सॉल्व हो रहा? लास्ट पार्ट चलो सॉल्व करवाते हैं। लास्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन इज 8 days. Estimate the count in 1 minute obtained from the sample after 24 days.
देखो आपको कहा है कि भाई हाफ लाइफ जो है वो है 8 दिन की, ठीक है, हर 8 दिन बाद ये आधा हो जाएगा। एस्टिमेट द काउंट इन 1 मिनट obtained from the sample after 24 days। ऊपर क्या सैंपल दिया हुआ है, the count in 1 minute from the source and measure several times, ठीक है, अलग अलग काउंट दिए हैं। यहाँ पर 2686 है, 2759 है, 2847 है, 2799 है, ठीक है। अब आपको आइडिया है कि ये हाफ लाइफ से कैसे रिलेट होगा, कितनी हाफ लाइफ पे गुजरेंगी, एनी आइडिया? ऐसा नाम बताओ। हम्म, ऐसा